तो अभी हम स्फेरोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरोसोम्स क्या है? ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अभी ज़्यादातर हम प्लांट सेल्स में ही देखते हैं और उसका फंक्शंस क्या है? वो स्टोरेज में काम करती है और वो फैट के सिंथेसिस में काम करती है। तो अभी आपको स्फेरोसोम्स के बारे में जानकारी मिली। तो अब हम माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। क्या मतलब है इसका? इसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है। नेक्स्ट इज दिया रफली स्फेरिकल शेप। क्या मतलब है उसका? दिस शेप इज लाइक अ ग्लोब। और थर्ड है कि उनका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है। अब इसके दो टाइप्स है, एक है पेरोक्सिसोम्स और दूसरा है ग्लायोक्सिसोम्स। तो अभी हम माइक्रोबॉडीज के दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है पेरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स। अब पेरोक्सिसोम्स में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं जो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट वो चीज़ है जो किसी भी रिएक्शन में अगर वो कहीं बीच में आ जाए तो हम उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी है वो भी हम पेरोक्सिसोम्स में देखते हैं। दूसरा है कि एंजाइम्स लाइक ऑक्सीडेज और कैटलेज भी हम पेरोक्सिसोम्स में देखते हैं। और ये जो है वो हम दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं। और ग्लायोक्सिसोम्स में फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन या फैटी एसिड ब्रेकडाउन के जो एंजाइम्स ज़रूरी है वो हम ग्लायोक्सिसोम्स में देखते हैं। तो अभी आपको पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम के बारे में थोड़ी जानकारी मिली। तो अभी हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद है कि राइबोसोम्स एक ही ऑर्गेनेल है जो हमें दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं। तो अभी पहले तो पैलेड ने उसको पहले डिस्क्राइब किया था। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आइदर हम ईआर से अटैच देखते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर हम उसे स्कैटर देखते हैं। और वो हम कहाँ देखते हैं? वो साइटोप्लाज्म में देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखते हैं और क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्रैन्युलर ऑर्गेनेल्स है और इसका मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और इसका शेप क्या है? वो स्फेरिकल है और डायमीटर जो है वो है 150 to 200 एंगस्ट्रॉम्स। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है। अब इसके दो पार्ट्स है, राइबो न्यूक्लियो मतलब आरएनए और प्रोटीन्स। अब इसका अमाउंट जो है वो आरएनए का प्रोटीन से इक्वल है और इसमें हम लिपिड्स नहीं देखते। अब इसका टाइप जो है वो है एटीएस टाइप और हम इसे एग्रीगेशन में देखते हैं या ग्रुप्स में देखते हैं। और ये ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स को हम पॉलीसोम्स कहते हैं या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। तो अभी आपको राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली। अब राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या है? राइबोसोम्स एक जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, इसके लिए हम उसे प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं। अब उसका एक और फंक्शन है, वो है कि वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के अगेंस्ट काम करते हैं और वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं होने देते। इसके लिए उसका एक फंक्शन प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो अभी ये दो राइबोसोम्स के फंक्शंस हैं। तो अभी हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब ये नॉन मेम्ब्रेनस है और इसका शेप सिलिंड्रिकल या रॉड शेप हो सकता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब एक छोटा ट्यूब। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये सेंट्रोसोम में पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम एक एरिया है जो साइटोप्लाज्म के मटेरियल से बना है और ये न्यूक्लियस के नज़दीक पाया जाता है। इसके अंदर हम सेंट्रियोल्स देखते हैं। अब इसका डायमीटर जो है वो है 1500 to 2500 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में और इसका लेंथ जो है वो 1600 to 8000 एंगस्ट्रॉम्स है। अब ईच सेंट्रियोल कैसे बना है? ईच सेंट्रियोल जो है वो उसमें 9 क्लस्टर्स है और एक क्लस्टर 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो ये 3 मिलकर एक क्लस्टर बनता है और इसका 9 क्लस्टर जो है वो सर्कुलर फैशन में अरेंज होकर एक सेंट्रियोल बनता है। तो अभी आपको सेंट्रियोल के बारे में कुछ जानकारी मिली। सेंट्रियोल्स का फंक्शंस क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल्स का मेन फंक्शन जो है वो है स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल पोल्स और बेसल बॉडीज में बनाने। तो स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल पोल सेल डिवीजन के चैप्टर में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं?
ये क्रोमोसोम्स को सेल के बीच में अरेंज करती है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स को अरेंज करती है और स्पिंडल पोल्स वो जगह जैसे स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। बेसल बॉडीज का काम ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो है सीलियर फ्लैजेला बनाने में। तो इसके लिए सेंट्रियोल्स का बड़ा फंक्शन है, वो है फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन? अगर सीलियर फ्लैजेला कहीं डैमेज हुआ तो उसको वापस बनाने मतलब रीजनरेशन। लास्टली जो है वो है इम्पोर्टेंस क्या है सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में। तो अभी आपने पढ़ा कि सेंट्रियोल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स को सेल के बीच में अरेंज करती है। तो इसके लिए सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में बहुत बड़ा फंक्शन है। तो अभी आपको सेंट्रियोल्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा। अब हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं और जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन भी बोन्स और मसल से बना है, इन द सेम वे साइटोस्केलेटन भी सेल के मसल्स और स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसका 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स और थर्ड है इंटरमीडिएट फाइबर्स। अब हम साइटोस्केलेटन के पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो है माइक्रोफाइबर्स। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो फाइन है और थ्रेड की तरह है और वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और वो एक्टिन से बना है। एक्टिन एक प्रोटीन है। अब उसका फंक्शन क्या है, वो ग्लाइडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के मूवमेंट्स करता है। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स है जो ट्यूबुलिन से बना है। ट्यूबुलिन भी एक प्रोटीन है और उसका डायमीटर क्या है, वो है 20 to 25 नैनोमीटर्स। अब उसका फंक्शन क्या है, वो सेल को शेप देता है और वो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ऑल्सो हमने देखा है कि वो सीलिया और फ्लैजिला में पाए जाते हैं। लास्ट है इंटरमीडिएट फाइबर्स। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो केराटिन से बना है और उसका डायमीटर 10 नैनोमीटर्स है और उसका फंक्शन क्या है, वो सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, मतलब वो सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अभी आपको 3 पार्ट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन के बारे में आपने पढ़ा। तो अब हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंड है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और प्लांट्स में वो बड़ा होता है और परमानेंट होता है और एनिमल्स में लेकिन वो टेम्पररी होता है, छोटा होता है। अब उसका सिंगल मेम्ब्रेन जो है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। ये सैप से भरा हुआ है और ये सैप के अंदर क्या है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, शुगर्स है, अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, एस्टर्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड पिगमेंट्स। अब इसका फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन में करता है और एक्सक्रीशन में करता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ये बेसिकली बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है वो बनाए रखने, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन मतलब है बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से निकालना। तो ये दोनों मिलाकर हमें होम्योस्टैसिस मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टैसिस? ये बॉडी के अंदर का जो बैलेंस है वो बनाए रखना, मतलब होम्योस्टैसिस। तो इसमें वैक्यूल्स का बहुत बड़ा फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो सेल को रिजिड बनाता है, मतलब हार्ड बनाता है और वो सेल के कंटेंट को बैलेंस में रखता है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर और फंक्शंस वैक्यूल्स का आपने उसके बारे में पढ़ा। तो अभी हम सीलिया फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। तो सीलिया फ्लैजेला जो है वो ऑर्गेनिज्म को आगे मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। अब वो फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, मतलब वो प्रोटोप्लाज्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब वो कैसे मूवमेंट करती है, वो फ्लूइड मीडियम में करंट प्रोड्यूस करती है जिससे सेल आगे बढ़ सकती है। सीलिया वो काफ़ी कम है और शॉर्ट भी है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स और ओविडक्ट्स में पाए जाते हैं। और फ्लैजेला जो है वो लॉन्ग है और मैनी और फ्यू इन नंबर है और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो स्पर्म में देखते हैं हम। तो स्पर्म में वो क्या काम करती है, बेसिकली जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो आगे प्रोपेल करने के लिए उसको हेल्प करती है। तो अभी आपने सीलिया और फ्लैजेला के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा। तो अभी हम सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
तो आपको याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल एनवेलप का एकदम अंदर वाला लेयर है। ये लेयर बाहर आउटवर्ड्स एक्सटेंड होकर सीलियर फ्लैचेला का कवरिंग बन जाता है, जिसको ऑल्सो हम शीथ भी बोलते हैं। अब उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है? अंदर से उनके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, और वो सपोर्ट करने के लिए एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एक्सोनियम। अब ये एक्सोनियम माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट में है। अब ये क्या है? वो बेसिकली ये है कि बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और उसके सराउंडिंग 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है। अब इनके पास एक और चीज़ भी है जो कि है मोटर प्रोटीन डाइनिंग। अभी आपने सीलियर फ्लैचेला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा।